हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। बुक में आपको मोल प्रभाज लिखा हुआ मिलेगा और इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल प्रभाज क्या है पहले ये समझते हैं। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, तो ये चीज हम समझ गए। अब हम इस वीडियो में मोल प्रभाज से रिलेटेड, मोल अंश से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं, सारी चीजों को हम देखेंगे इस वीडियो में। इसको देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए समझते हैं, एकदम ध्यान आप बनाए रखेंगे, अच्छे से हम समझते हैं इसको। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। हमने यहाँ एक पात्र लिया, ये हमारा एक पात्र है। पात्र मतलब आप समझ रहे हैं, पात्र कहें या बर्तन कह दें, बर्तन। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। हमने इसमें एक ये लिया, इसको, इसका नाम है ए। ठीक है, जिसको हम एन ए भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, विलेय। अभी हम एन ए नहीं कहते हैं, अभी केवल ऐसे लेते हैं। ए क्या है, विलेय है। दूसरा हम इसमें कोई जो है एलिमेंट लेते हैं, दूसरा तत्व लेते हैं, दूसरा पदार्थ लेते हैं, तो इसका नाम है डी। ये क्या है, ये विलायक। क्या है, विलायक है। ध्यान से समझते चलेंगे साथियों, ये विलायक है। तो विलेय और विलायक दो चीजें जब मिलती हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। क्या बनता है, विलयन। ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कोई भी विलयन अगर बनेगा तो उसमें विलेय और विलायक दो चीजें मिलकर ही कोई विलयन बनाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब मान लीजिए आपसे हम एक बात कहें कि इसमें बताइए जो है ए का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। मोल अंश ए का निकालिए या बी का, कोई भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा ए का मोल अंश हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए का मोल, ए का मोल बराबर हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं ए का मोल बराबर एन ए। ठीक है, और बी का मोल बराबर, इसको लिख सकते हैं ए एन बी। ठीक है, तो विलयन का मोल, विलयन का कुल मोल जो हो जाएगा वो हो जाएगा Na प्लस Nb। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आई हो। ध्यान से फिर से समझ लेते हैं। मैंने A का मोल लिखा, पहले A का मोल Na और B का मोल हमने मान लिया Nb, और विलयन का कुल मोल हो गया Na प्लस Nb। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A का मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि A का मोल अंश बराबर हो जाएगा, A का मोल अंश बराबर, अब इसको हम Na लिखेंगे ना, Na का मोल अंश बराबर, Na का मोल अंश बराबर हो जाएगा Na, यानी हम पहले हिंदी में लिख के आपको समझा देते हैं। A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या बटे, अब A के मतलब A क्या है, यहां मैंने आपको क्या बताया था, A क्या है, विलेय है। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, क्या लिख सकते हैं, या A के मोलों की संख्या चाहे लिखें चाहे विलेय। तो यही A के मोल और प्लस विलायक के मोल की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या। तो विलायक हमने क्या लिया था, Nb। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो A का मोल अंश हम निकाल लें ना, तो Na का निकाल लें, Na बटे क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb। ये हमारा A का मोल अंश हुआ। ध्यान से समझेंगे, A का मोल अंश बराबर A के मोलों की संख्या बटे A के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या यानी Nb। तो Na बटे Na प्लस Nb। तो हम A का मोल अंश निकालें, अगर हम इसको लिखना चाहें तो XA इक्वल टू लिख सकते हैं। X को हम मोल प्रभाज मान लेते हैं। X क्या है हमारा, मोल प्रभाज है या मोल अंश है। तो XA इक्वल टू हो गया Na बटे Na प्लस Nb। ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया A का।
अगर हम अब निकालें विलायक बी के, बी का मोल अंश निकालना है तो इसको भी समझते हैं। बी का मोल अंश क्या हो जाएगा, वही जो बी के मोलों की संख्या यानी एनबी, बी के मोलों की संख्या यानी एनबी और प्लस एनए प्लस एनबी। एक बात यहां ध्यान रखेंगे, यहां हम विलायक का मोल अंश ज्ञात कर रहे हैं यानी बी का, लेकिन यहाँ Na यानी Nb जो हो गया वो मोलों यानी A के मोलों की संख्या बटे Na यानी A के मोल यहाँ Na ही रहेगा और प्लस Nb, क्योंकि फार्मूला हमारा यही बनता है कि विलेय के अगर हम टोटल फार्मूला को समझें तो हम मोल प्रभाज बराबर होता है, ध्यान से इधर देख लेते हैं, मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होगी, यही सेम हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, हम इसको जो है ऐसे कर देते हैं, प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, ये फार्मूला होता है, फिर से समझते हैं। मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, सेम यही यहां होता है, और प्लस विलायक के मोलों की संख्या, इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ Na ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं XB इक्वल टू, तो NB बटे Na प्लस NB, ये हुआ हमारा। अब हमने B का मोल अंश अलग निकाल लिया, A का मोल अंश अलग निकाल लिया, ये दोनों हमारा फाइन हो गया। लेकिन क्या ये दो एक ही विलेय में दो मोल प्रभाज निकालेंगे, ऐसा होगा नहीं। तो कुल मोल प्रभाज बराबर या मोल अंश बराबर, मोल प्रभाज या मोल अंश लिख सकते हैं, मोल अंश बराबर हो जाएगा क्या, हम जानते हैं कि XA प्लस XB। ठीक है, हमने यहाँ कुल देखिए मैंने निकाला ना, विलेय का कुल मोल बराबर Na प्लस NB, तो ऐसे मैंने निकाला कुल मोल प्रभाज या कुल मोल अंश बराबर XA प्लस XB। तो हम यहाँ थोड़ा ऊपर का आपको इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान से आप समझते चलिए। हमने यहाँ निकाला कुल मोल अंश या मोल प्रभाज बराबर XA प्लस XB। अब XA प्लस XB की टोटल वैल्यू क्या है, XA क्या है Na अपान Na प्लस NB, प्लस B क्या है XB NB बटे Na प्लस NB। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहाँ क्या है, ये दोनों समान है, यानी जो इसके हर हैं वो दोनों समान है, तो इसमें हम यहाँ कॉमन कर लेंगे, Na प्लस NB एक कॉमन हो गया, और ऊपर क्या होगा, दोनों को जोड़ लेंगे Na प्लस NB, ये टोटल समान है। तो ये हमारा क्या है, कुल जैसे मोल प्रभाज बराबर है, मोल प्रभाज, कुल मोल प्रभाज बराबर, ये सेम है, ये कट हो गया, ये टोटल आ गया 1। अतः एक बात यहां से समझ में आती है कि विलयन के सभी अवयव का कुल योग बराबर होता है 1। मोल प्रभाज में हम यहां नोट पॉइंट में लिख दें, अगर नोट पॉइंट हम आपको बना देते हैं, नोट पॉइंट क्या होगा कि मोल प्रभाज में, मोल प्रभाज या मोल अंश में विलयन के सभी अवयव विलयन के सभी अवयवों का कुल योग बराबर 1 होता है। इसके बराबर होता है, तो मोल प्रभाज में विलयन के सभी अवयवों का कुल योग बराबर होता है 1। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, यहां ऐसे भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये हुआ द्विअंगी विलयन। क्या हुआ, हमने अभी द्विअंगी विलयन में मोलों की संख्या फाइंड की है। किसमें, द्विअंगी विलयन में हमने मोलों की संख्या को ज्ञात किया है। अब अगर हमारे सामने त्रिअंगी विलयन आ जाए तो हम कैसे मोल की संख्या जो है ज्ञात करेंगे, उसको भी समझते हैं इसी वीडियो में। बस आप थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें, हम अगला देखते हैं। अगर हमारा कोई भी विलयन बनता है तो उसमें हम, जैसे मैंने लिया पानी, तो पानी में हम चीनी यानी शक्कर मिला सकते हैं, और शक्कर के अलावा पानी में हम नमक भी ले सकते हैं।
तो क्या इस तरह का अगर त्रिअंगी विलयन आ जाता है तो उसमें हम मोलों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझते हैं। हमने एक पात्र लिया, तो ठीक ठाक ले लेते हैं पात्र, ये हमारा पात्र है, ठीक है। हमने यहाँ एक ए लिया, ए क्या है, विलेय है, आपको पता ही है विलेय। और ये क्या है, ये पानी, पानी यानी विलायक, ये पानी मैंने लिया जिसको बी मैंने लिया, क्या बी, ये क्या है, विलायक है। तो विलायक तो एक हर एक विलेय में एक ही होगा, बाकी सब क्या होगा, विलेय, तो इसका नाम सी है। ये ए क्या है, विलेय है, जिसको हमने क्या लिया था, पानी के बाद हमने लिया यहाँ शक्कर ले लेते हैं, शक्कर, और यहाँ ले लेते हैं नमक, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं, हमने एक पात्र लिया जिसमें जो है विलयन जो तैयार किया, ये विलयन बन गया। तो क्या क्या इसमें मिलाए, विलायक हमारा जल है, विलयन विलायक जल है, और जल में हमने शक्कर मिलाया और नमक मिलाया। अब इस तरह का कोई विलयन तैयार हुआ और पूछा गया कि इसमें ए, बी और सी तीनों का मोलंस निकालिए। तो सेम वही करना है जो प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं। तो हम निकालते हैं पहले ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या निकालें। ए के मोलों की संख्या हम जानते हैं, ए के मोलों की संख्या बराबर ए के मोल प्लस, अब वही फार्मूला दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल देंगे कि हम डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ x से, क्या ले लेते हैं x से, या Na पहले ले लेते हैं, Na इक्वल टू Na बटे Na प्लस Nb, ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या है, Nb इक्वल टू Nb अपान Na प्लस Nb प्लस Nc, तो इसमें भी तो सी होगा Nc, क्योंकि विलयन एक ही है, Nc तीनों। और Nc ले लें तो Nc मतलब C के मोलों की संख्या, Nc इक्वल टू, तो Nc अपान क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। ये हमने मोलों की संख्या क्यों ली है, मतलब A के मोलों की संख्या यानी A का मोलंस, B का मोलंस और C का मोलंस। अब हम क्या लेते हैं, कुल मोल अगर निकाले, कुल मोल तीनों विलयन का, तो कुल मोलों को लेंगे, अगर कुल लेते हैं, कुल मोलंस, कुल मोल बराबर, केवल अभी मोलंस नहीं लिया मैंने, कुल मोल यानी तीनों का मोल, तो क्या हो जाएगा Na प्लस Nb और प्लस Nc। आपको समझ में आ रहा होगा, आयोग फिर से एक बार समझा देते हैं। हमने एक पात्र लिया जिसमें तीन चीजें मिलाई, एक विलायक हमारा जल था, पानी में हमने नमक मिला दिया और शक्कर मिला दिया। हमें ए, बी और सी तीनों के मोलों की संख्या पहले हमने निकाला, अब इसका तीनों का मोल प्रभाज में निकालना है, क्योंकि एक विलयन में मोल प्रभाज एक ही आएगा। तो हमने पहले ए के मोलों की संख्या निकाला, तो Na बटे Na प्लस Nb प्लस Nc। अब जैसे हम इसको लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं कि ए के मोलों की संख्या बराबर ए के मोल बटे ए के मोल प्लस बी के मोल प्लस सी के मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में, तो इससे आप समझ सकते हैं। फिर हमने क्या लिया, Nb, तो Nb जिसको हम लेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ऊपर रखने के बाद जो एक विलयन में जितने लोग मिले हैं वो सभी नीचे रहेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसे हमने Na का निकाला था मोल, तो Na बटे Na प्लस Nb प्लस Nc, फिर B का निकाले Nb बटे Na प्लस Nb प्लस Nc, और Nc का निकाले तो Nc बटे Na प्लस Nb प्लस Nc, ये तीनों के मोल होते हैं। तो कुल मोल बराबर Na प्लस Nb प्लस Nc हो गया। अब हम कुल मोल निकाल चुके हैं, अब हमें कुल मोल प्रभाव निकालना है, मोल अंश। तो कुल मोल अंश या मोल अंश बराबर मोल अंश इक्वल टू, अब मोल अंश हमें निकालना किसका है, मोल अंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc तीनों की वैल्यू हमें पता है, तीनों को एक साथ ले लेंगे। तो Na की वैल्यू क्या है, ध्यान से समझेंगे, Na क्या है, पूरा Na लिख लेंगे, Na अपान क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक, प्लस Nb बटे Na प्लस Nb प्लस Nc, प्लस Nc अपान Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। तो इक्वल टू, अगर देखें तो ये नीचे सारे हर क्या है, एक समान, तो इनमें कॉमन ले लेंगे, Na प्लस Nb प्लस Nc, ठीक है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, Na प्लस Nb प्लस
और Nc, ये मोल प्रभाज या मोल अंश बराबर है, मोल अंश इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम इनका अगर वैल्यू निकालें, वैसे यहाँ हम बाद में अलग अलग मोल प्रभाज भी निकाल सकते हैं इनका, अभी हम उसको भी बता देते हैं। टोटल हमने एक साथ पहले ले लिया, क्या करेंगे, दोनों समान है, कट गए, इक्वल आ गया। यानी हम फिर से एक बार कह सकते हैं कि मोल प्रभाज में विलयन के सभी अवयवों का कुल योग इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बात हमने पहले से आपके पहले वाले कॉन्सेप्ट पे ले लिया। अब अगर हम इसमें केवल एक निकालें, किसी एक का मोल अंश हमें निकालना है, मान लीजिए हम XA यानी A का मोल अंश केवल निकालेंगे, तो क्या करेंगे, Na अपान क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, ये हमारा क्या हुआ, केवल A का मोल अंश हुआ, केवल A का। ऐसे हम B, C और अलग अलग निकालते तो तीनों का निकाल सकते थे, लेकिन मैंने केवल पहले मोल निकाला, मोल के बाद डायरेक्ट हमने क्या निकाल लिया, मोल अंश निकाल लिया। हम अगर B का निकाल देते हैं आपके लिए, XB का निकालें तो क्या हो जाएगा, NB बटे Na प्लस Nb प्लस Nc, ये हो गया। अब अगर हम XC का निकालें तो Nc अपान Na प्लस Nb प्लस Nc, ये तीनों का मोल अलग अलग आ गया, मोल अंश, ठीक है, तीनों का। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक विलयन देगा, उसमें किसी एक का मोल प्रभाज जो है फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। अब हम इसका आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम समझते हैं, एक सवाल लेते हैं और उस सवाल को सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझते हैं, इधर हम इसको इरेज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, बस ध्यान से आप अगर वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हमारा सवाल है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी विलयन में CH3OH, यानी हम ले सकते हैं CH3OH को 16 ग्राम लिया गया तथा H2O को 18 ग्राम लिया गया, 18 ग्राम घोला गया, लिख सकते हैं, घोला गया। तो विलयन में CH3OH तथा H2O का मोल प्रभाज या अंश ज्ञात करें। अब आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ये आपके बुक में भी लिखा मिल सकता है ऐसे भी कि किसी विलयन में जो है 16 ग्राम CH3OH बोला गया तथा H2O की मात्रा 18 ग्राम बोला गया, तो विलयन में CH3OH और H2O का मोल प्रभाज या मोल अंश ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझेंगे। हमने लिया क्या, CH3OH यानी NCH3OH, क्योंकि हमने यहाँ ले लेते हैं CH3OH का मोल बराबर क्या हो गया, n, हम इसको n लिख सकते हैं, NCH3OH, नंबर ऑफ मोल, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। लेकिन पहले हम किसी भी सवाल को हल करने से पहले हम हल लिखते हैं, क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चन आता है तो पहले उसका हल हम निकालते हैं। हल निकालने में क्या ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सा जो है कंपाउंड है और उसमें कौन उसकी मात्रा कितनी है। तो देखिए, अगर CH3OH की मात्रा कितनी है, 16 ग्राम, H2O की मात्रा कितनी है, 18 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमने ये ले लिया। फिर CH3OH का मोल बराबर हो जाएगा NCH3OH। NCH3OH हमें पता है कि जिनका मोल हम निकालते हैं उनका, यानी NCH3OH नंबर ऑफ विलेय के मोलों की संख्या, जिसे हम अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लिख देते हैं विलेय की, यानी विलेय में क्या है, विलेय में हमारा CH3OH ही है। CH3OH के मोलों की संख्या बटे सेम CH3OH
के मोल प्लस विलायक यानी H2O का मोल, ठीक है, H2O का मोल। ध्यान देंगे ये फार्मूला हुआ, हमने केवल अभी CH3OH का मोल प्रभाव निकालना है, ठीक है। तो CH3OH के मोलों की संख्या कितनी है, अगर हम इसका मोल निकालेंगे CH3OH के मोल, तो देखिए ध्यान देंगे, अगर हम देखें तो CH3OH का मोल बराबर होता है क्या, WA/m या W/m लिखते हैं। क्या W/m क्या है, ये हमारा क्या है, भार, किसका भार, CH3OH का भार बटे अणुभार, बटे m का मतलब क्या हुआ, अणुभार, m का मतलब हुआ अणुभार। तो पहले हम CH3OH का मोल बराबर होता है CH3OH का भार बटे अणुभार। तो भार कितना है, 16 है, और इसका अणुभार अगर हम CH3OH का निकालेंगे तो कितना आएगा, हम इसको भी निकालना आपको बता दे रहे हैं, ध्यान देंगे। कार्बन का हो जाएगा परमाणु भार, क्या हो जाएगा 12 और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, गुणे 1 प्लस 16 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 12 और प्लस 3 15, 3 एक 3 हो जाएगा, तो 12 और 3 15 और 16 और प्लस 1, 6 5 11 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा, 1 1 2 1 3 32, कितना आ गया 32। तो 32 हमने यहाँ रख दिया, 16 एक 16, 16 दूना 32, हम 1/2 इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 मोल, 0.5 मोल ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमने यहाँ लिया CH3OH का भार बटे अणुभार यानी W/m, तो ये हमारा हो गया 0.5 मोल। ये CH3OH का मोल बराबर हो गया कितना, मोलों की संख्या कितनी हो गई, 0.5 मोल, ये हो गया। अब हम दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं, जल का भी देख लेते हैं, जल का मोल, तो जल का मोल निकालेंगे तो इसमें भी क्या होगा, W/m, तो W क्या है, ये हमारा भार और बटे अणुभार, तो अणुभार निकालेंगे तो भार कितना है, जल का भार दिया है कितना 18 और बटे यहाँ अणुभार भी इसका कितना आएगा 18, तो जल का अणुभार भी 18 आएगा। कैसे आएगा हम समझा दे रहे हैं, 2 गुणे 1 प्लस 16, तो 2 एक 2 16 2 18, तो 18 का 18 कट गया 1 मोल, ये आ गया मोलों की संख्या। तो दोनों के मोल हमने पहले निकाल लिए। अब यही हमारा फार्मूला बनता है CH3OH के मोलों की संख्या बटे CH3OH के मोल प्लस H2O का मोल। तो बस इसी पर रख दीजिए और फाइंड कर लीजिए CH3OH के मोलों की संख्या कितनी आई, 0.5 मोल, 0.5 मोल बटे अब क्या निकालेंगे, अब इसके फिर यही मोल 0.5 मोल। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे 18 निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ 18 ग्राम जल है ना, तो 18 ग्राम जल है और यहाँ कितना लिए थे हम 16 ग्राम, हम मोलों की संख्या इससे फाइंड कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकालेंगे इसको सीधा कट कर देंगे, ये आ जाएगा 18, ठीक है, ये देखिए 0.5 कट गया प्लस 18, ये 18 ग्राम आ गया हमारा क्या मोल अंश, किसका मोल अंश, ये CH3OH का मोल अंश आ गया। अब हमें निकालना है जल H2O का, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इसका मोल प्रभाव या मोल अंश क्या करें CH3OH का और H2O का, तो H2O का मोल अंश बराबर H2O का मोल अंश अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, सेम यही फार्मूला, यानी H2O के मोलों की संख्या कितना निकाले हैं 1, मोलों की संख्या 1 प्लस CH3OH के मोल 0.5, तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे, अगर हम जोड़े ना डायरेक्ट 1 को हम यहीं खत्म कर दें तो 1 कट गया तो आया कितना 0.5 मोल, ठीक है, मोल लिखें या कोई मात्रक इसका नहीं होता, ऐसे छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों आप ये वीडियो जो है आराम से देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट इससे पहले समझ में आएगा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी कर दिया, अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और भी करा देंगे, इसके बाद आपको मोल प्रभाव पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।